हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2। तो इसको हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। इन शॉर्ट नोट्स को बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। अगर आप चाहते हैं इनको बनाना तो पहले आप ये वीडियो देखेंगे अच्छे से। जब आपको सब कुछ समझ आ जाएगा तो फिर दोबारा से आप वीडियो देखते हुए इस शॉर्ट नोट्स को बना सकते हैं, वरना अगर आप साथ के साथ बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ नहीं आएंगे। और शॉर्ट नोट्स से केवल 4 पेज में पूरा चैप्टर ये ख़त्म हो रखा है हमारा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बहुत ही अच्छे से और स्मूथली करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे आपको समझ में आ रहा है कि जो भी ह्यूमन के रिप्रोडक्शन में प्रोसेस होती होगी वो इसमें हमें पढ़ना होता होगा। तो बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो सबसे पहले क्या हो रहा है। सबसे पहले जो प्रोसेस होती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वो होती है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होगा गैमेट और जिनेसिस, यानी कि गैमेट का बनना। जिनेसिस मतलब होता है बनना। अब ये कैसे गैमेट बनता है, क्या प्रोसेस होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है इंसेमाइनेशन, यानी कि जो गैमेट बन चुका है, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम, उस स्पर्म को फीमेल तक पहुंचाया जाता है, इसको कहते हैं हम इंसेमाइनेशन। फिर उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद आता है इम्प्लांटेशन। फ्यूज़ होने के बाद ये जाइगोट बन जाता है। जाइगोट जब यूटरस में जाता है तो ये यूटरस में जाकर चिपक जाता है। जो चिपकने की प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। फिर आता है गेस्टेशन पीरियड, यानी कि जब बेबी का डेवलपमेंट होता है 9 मंथ तक, उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। फिर आता है पास्चुरेशन, यानी कि जब बेबी का डिलीवरी होती है तो उसको बोलते हैं पास्चुरेशन, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है। इस पूरे कंप्लीट चैप्टर में इस प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 4 चीज़ें आती हैं। पहले टेस्टिस, फिर हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टेस्टिस से। तो इनसाइड स्क्रोटम, यानी कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, जो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम कर देता है हमारी बॉडी से। क्योंकि जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस होती है ना, यानी कि गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेट फॉर्मेशन होना होता है, तो ये जितना टेम्परेचर हमारी बॉडी का होता है उससे इसको 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है, नहीं तो ये स्पर्म फॉर्मेशन नहीं कर पाता, ठीक है। तो फिर ये हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, जैसे मान लिया ये हमारी क्या है, टेस्टिस है एक, उसमें स्क्रोटम में 2 टेस्टिस होती है, मतलब स्क्रोटम तो एक ही होता है, उसमें 2 टेस्टिस होती हैं। तो अब इस टेस्टिस के अंदर ऐसे क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बने होते हैं। ऐसे देखो यहाँ पे, ये क्या है, ऐसे लोब्यूल्स हैं। अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आपको आपके बुक में दिखाती हूँ कि कैसे लोब्यूल्स बने होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे करके लोब्यूल्स बने होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं इसमें बहुत ही डेंसली पैक्ड होती है हमारी सेमिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिफेरस ट्यूब्यूल क्या होती है, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये 2 से 3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक कंपार्टमेंट में बहुत ही डेंसली पैक होके मतलब घुसी रहती है इसमें, ठीक है। और इस सेमिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप की सेल हमें मिलती है। एक तो हो गया मेल जर्म सेल, एक हो गया हमारा सर्टोली सेल, ठीक है। अब जो मेल जर्म सेल होती है ये तो गैमेट का फॉर्मेशन करती है, और जो सर्टोली सेल होती है ये इसको नरिशमेंट देती है, जो हमारा गैमेट बनता है उसको नरिशमेंट देती है, ठीक है। अब जो मतलब ये कंपार्टमेंट के यहाँ पे जो जगह बच जाती है ना, मान लिया ये हमारा कंपार्टमेंट है, यहाँ डेंसली पैक हो रखी है। फिर जहाँ पे जो बाहर जगह बच जाती है ना, यहाँ पे पाई जाती है हमारी लीडिंग सेल, ठीक है। जो लीडिंग सेल्स होती है इसका वर्क क्या होता है वो हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, आगे दिया हुआ है। तो इसके बाद आता है हमारा एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स क्या होती हैं, जो स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में और उसको स्टोर करने में हेल्प करती है, उसको बोलते हैं हम एसेसरी डक्ट्स। तो सबसे पहले आता है रेटिटेस्टिस। तो देखो जो ये पार्ट होता है ना, यानी कि जहाँ ये कंपार्टमेंट आके मिल रहे हैं उसको बोलते हैं हम रेटिटेस्टिस। उसके बाद आता है वाशा इफ्रेंशिया, यानी कि जो ये पार्ट है ना इसका, ये है इसका वासा इफ्रेंशिया, यानी कि रेटिटेस्टिस से अगला। अब वासा इफ्रेंशिया और रेटिटेस्टिस क्या है, इनसाइड टेस्टिस है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस क्या है, आउटसाइड टेस्टिस हो जाता है, यानी ये जो है ना, ये इतनी लंबी सी स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं इपिडिडाइमिस, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वासा इफ्रेंशिया। तो ये 4 होती है हमारी डक्ट्स। फिर उसके बाद आती है हमारी ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स की अगर मैं बात करती हूँ 3 टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती है। एक तो हो गया सेमाइनल वेसिकल। तो देखो जो ये है ना, ये जो है ये है हमारी सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। फिर आया प्रोस्टेट ग्लैंड। तो जो ये राउंड राउंड है ना, ये है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर आया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड।
तो ये छोटी छोटी यहाँ पे साइड में चमक रही है ना, ये है हमारी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि कौन सी पेयर में पाई जाती है, कौन सी अनपेयर होती है, तो जो प्रोस्टेट होती है वो तो हमारी एक होती है, और ये होती है दो दो, यानी कि ये दोनों होती है पेयर में और ये होती है हमारी सिंगल। इस पर क्वेश्चन आता है, आप इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और अगर मैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया की बात करती हूँ तो ये होता है पेनिस। इसके पेनिस के अंदर हमें इनसाइड देखने को मिलता है यूरेथ्रा, जिसमें सीमेन और यूरिन वगैरह आता है। ठीक है, ये क्या होता है, इनलार्ज एंड ग्लास पेनिस, यानी कि जो इसका इनलार्ज एंड होता है इसको हम ग्लास पेनिस बोलते हैं। इस पर क्या होती है, लूज स्किन होती है जिसको हम फोर स्किन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हमें 4 पार्ट पढ़ने हैं। ओवेरीज के बारे में पढ़ेंगे, इनकी भी एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, फिर इनकी मतलब एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में पढ़ेंगे और मैमिली ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ओवेरीज से स्टार्ट करते हैं। तो जो ओवेरीज होती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, मतलब जहाँ हमारा गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है ना, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जैसे कि मेल में कहाँ हो रहा था वो गैमेट फॉर्मेशन, टेस्टिस में हो रहा था, तो उनका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस है। जो फीमेल में होगा वो क्या होगा, ओवेरीज होगा। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस गैमेट ओवम, उसमें स्पर्म था, इसमें क्या है, ओवम है। ठीक है, और ये जो गैमेट ये क्या करता है, ओवेरी गैमेट भी फॉर्मेशन करती है और हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है। वो कौन से हॉर्मोन्स होते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, मान लिया ये क्या है, हमारी ओवेरी है, तो जो ओवेरी की बाहर की परत होती है ना उसको हम बोलते हैं कोर्टेक्स, और जो अंदर होता है इसको हम बोलते हैं मेडुला। ठीक है, तो ये हमारी ओवेरी के बारे में होगी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा हम आगे देखेंगे क्योंकि आगे इसकी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर मैं एक्सेसरी डक्ट्स की बात करती हूँ तो फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वजाइना, ये तीनों आती हैं हमारी एक्सेसरी डक्ट्स में। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको फैलोपियन ट्यूब दिखाऊं, देखो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं इसमें, इस्थेमस, एम्पुला और इन्फेंडिबुलम, ये 3 पार्ट्स होते हैं। इस्थेमस, एम्पुला और इन्फेंडिबुलम, ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके। कौन कौन से होते हैं, देखो जो ओवेरी के पास हैं, ठीक है, जो ओवेरी के पास है इसको बोलते हैं इनफेंडिबुलम, यानी कि इसमें कुछ फिंगर लाइक सी स्ट्रक्चर होती है। इसकी हेल्प से क्या होता है, इसमें से जो अब वो निकलेगा ना ओवम, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसको अपनी तरफ कर लेती है, जिससे ये इसमें जाता है, इसमें जाके ये यहाँ जाके यूटेरस में आ जाता है। ठीक है, पहले आता है इन्फेंडिबुलम, फिर होता है एम्पुला। एम्पुला का मतलब होता है जो चौड़ा पार्ट हो उसको बोलते हैं एम्पुला, फिर आया इस्थेमस। ठीक है, तो फिर यूटेरस आया जिसको हम वोम भी बोलते हैं। यूटेरस की भी 3 लेयर्स होती हैं। मतलब मान लिया ये हमारा क्या है, यूटेरस है। ठीक है, तो अंदर की तरफ जो ये लेयर होगी ना इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, फिर उसके बाद जो होगी उसको बोलेंगे मायोमेट्रियम, और इसके अंदर जो होगी उसको बोलते हैं हम पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी यूटेरस की लेयर के बारे में। अगर मैं वजाइना की बात करती हूँ तो वो तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया हो ही गया हमारा। ठीक है, तो ऑल आर क्या होता है, अगर मैं वजाइना की बात करती हूँ तो ये भी क्या होता है हमारा एक्सेसरी डक्ट्स में ही आता है। तो ये सब हमारी एक्सेसरी डक्ट्स हो गई। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया की। तो मॉन्स प्यूबिस, इस पे क्वेश्चन आता है आपको, वजाइना मोस्टली एक्सटर्नल जेनेटेलिया पे देगा। अब बच्चा क्या करता है, कंफ्यूज होकर उसको टिक मार देता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया में, बट वो याद रखना है आपको कि वो एक्सटर्नल जेनेटेलिया में नहीं आता, वो एक्सेसरी डक्ट्स होती है हमारी। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया में कौन कौन से आगे, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस, ये क्या होती है हमारी एक्सटर्नल जेनेटेलिया में आता है। अब आपको कंफ्यूज किस चीज़ में करेगा, इनको आगे पीछे करके देगा और ये सब सेम सेम है तो इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो याद रखेंगे जो मॉन्स प्यूबिस होता है वो क्लस्टर ऑफ फैट होता है। ठीक है, और लेबिया मेजोरा जो होता है वो फ्लैसी फोल्ड टिश्यू होते हैं। लेबिया माइनोरा जो होता है पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू होते हैं, और हाइमन जो होता है वो वजाइना की कवरिंग होती है, और क्लाइटोरिस जो होता है वो टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। यानी कि अगर हमसे पूछता है ना कि ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो मतलब फीमेल में होती है और मेल के पेनिस की तरह दिखती है, वो होती है क्लाइटोरिस। ठीक है, ये क्या होता है, अपर जंक्शन इन माइनोरा में मिलती है हमें ये। ठीक है, अभी हमारा एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी खत्म हो गया। अब आता है हमारा मैमेली ग्लैंड। तो मैमेली ग्लैंड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी नेमिंग। तो नेमिंग को कैसे याद रखेंगे, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आ गया हमारा निपल। ठीक है, निपल के जो जस्ट बाद की होती है जहाँ पे सभी डक्ट्स इकट्ठा होनी स्टार्ट होती है उसको कहते हैं लेक्टिफेरस डक्ट। फिर उसके बाद आता है एम्पुला, यानी कि जो चौड़े वाला पार्ट होता है उसके बाद होता है एम्पुला, फिर उसके बाद आता है मेमिली डक्ट, फिर आता है एल्वेलोइस, फिर आता है लोब्स, और फिर आते हैं फेट्स। तो इनकी जो नेमिंग है ना इस पर क्वेश्चन आता है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में तो दिया नहीं, ये नेमिंग ही दी हुई है बस लैंग्वेज में भी। तो इसको हम याद करने की जो हमारी ट्रिक है वो है
LADALO, यानी कि L से हो गया हमारा लेक्टिफेरस डक्ट, A से हो गया हमारा एम्पुला, D से हो गया हमारा डक्ट, क्योंकि मैमिली इनके आगे, सबके आगे मैमिली लगा होता है। हम क्या बोलते हैं, डक्ट को, एल्वेलोई को, लोब्स को, कि इनको आगे पीछे कर देते हैं। तो ये डी से हो गया डक्ट, ए से हो गया एल्वेलोइज, एल से हो गया लोब्स, और ओ से हो गया मतलब LO, तो LO ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मैमिली डक्ट्स की ट्रिक। तो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ख़त्म हो गया है। तो अगर मैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया के उसकी ट्रिक की आप ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, क्योंकि हम इसमें वजाइना में ही कंफ्यूज होते हैं। तो इसको हम याद रख लेंगे कि ये एसेसरी डक्ट होती है। इसके बाद आता है गैमेटोजिनेसिस, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले मेल में देखेंगे। तो देखो होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्या होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है। तो ये जो ये ऐसे गोल मान सकते हो आपकी, ऐसे देखिए जो यहाँ पे इसका ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो मैंने बताया था कि उसमें दो टाइप की सेल देखने को मिलते हैं, एक तो हो गया मेल जर्म सेल और दूसरी होती है हमारी सर्टोली सेल। तो जो मेल जर्म सेल होती है ना, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। तो दो नाम होते हैं उसके, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनिया भी होता है उसका नाम, तीन नेम हो गए उसके, मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनियम और स्पर्मेटोगोनिया, ये तीनों नाम एक ही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मान लिया ये हमारी एक सेल थी, तो अब ये क्या करेगा, माइटोटिक डिवीज़न करेगा। माइटोटिक डिवीज़न करके दो सेल बना लेगा। अब दो सेल बना के ये क्या करेगा, एक तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, जैसे कि ये पहली स्टोर हो रही थी, एक तो स्टोर हो जाएगी और एक चली जाएगी गैमेट फॉर्मेशन में, यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन में। तो इससे क्या होगा, जो ये इसमें गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, थ्रू आउट लाइफ चलती रहेगी। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि गैमेट खत्म हो गए, बनना मतलब बंद हो गए गैमेट। जैसे कि फीमेल्स में होता है ना कि एक एज के बाद ओवम ख़त्म हो जाते हैं, फिर उसमें वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो पाती। बट मेल में ऐसा नहीं होता। मेल में क्या होता है, इसमें ये माइटोसिस हो के इनका अमाउंट कम नहीं होता, जिससे ये फर्टिलाइजेशन में किसी भी एज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से हमारे दो सेल मिल गई है, एक तो हमारी स्टोर हो जाएगी, दूसरी जो ये दूसरी सेल है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो देखो ये जो है ना, ये हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, देखो ये भी हमारी 2n है, क्योंकि हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं वो 2n होती है, यानी कि उसमें 46 क्रोमोजोम देखने को मिलते हैं हमको। 46 इसमें क्रोमोजोम हो गए। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी 46 हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि माइटोसिस हुई है ना इसमें। तो माइटोसिस में क्या होता है, जितने क्रोमोसोम होते हैं उतने के उतने बाहर आते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमें मियोसिस होगी इसमें, यानी कि इससे 4 सेल बनेगी, पहले तो 2 बनेगी, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, 26 देखने को मिलेंगे। इसमें कितने थे प्राइमरी में 46, इसमें 26 क्रोमोसोम देखने को हमें मिलेंगे। इसमें 26, इसमें कितने थे 46। अब इसमें भी डिवीज़न होगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 स्टेप्स में होते हैं ना वो। इसमें डिवीज़न होके बनेगा स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड में भी 26 होंगे। फिर इसमें भी वो होगा, मतलब ये भी डेवलप हो गए, ये डेवलप होकर क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो ये इसकी कंप्लीट प्रोसेस होगी। इसको हम इसको याद रखना है कि इसकी प्रोसेस कैसी होती है। तो सबसे पहले होता है हमारा स्पर्मेटोगोनियम, उसके बाद आता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद आता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ। तो याद करने की क्या ट्रिक है, देखो प्राइमरी सेकेंडरी है तो याद हो ही जाएगा, इनमें तो कोई कन्फ्यूजन होता ही नहीं है, ठीक है। हमें इसमें कन्फ्यूजन होता है कि आगे पीछे कर देते हैं हम इसको। तो इसको हम याद ऐसे रखेंगे कि हम मान लिया हम किसी लड़की से मिलने वाले हैं, एग्जाम्पल है ऐसे ही नॉर्मली, तो उससे हम मेट करेंगे कहाँ, गोवा में। तो क्या होगा, मेट गोवा। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद क्या आता है, इसमें 3 टर्म्स आती हैं जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले आता है स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर सेकंड नंबर पे आता है स्पर्मियोजेनेसिस, फिर आता है स्पर्मिएशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, जो ये प्रोसेस होती है ना स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोजोआ बनना, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर आया स्पर्मियोजेनेसिस, इसमें क्या होता है, जो ये स्पर्मेटिड है ना, इससे जो स्पर्मेटोजोआ बनता है, मतलब डेवलपमेंट हो के स्पर्मेटोजोआ बनता है, उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है, जो ये स्पर्म बन के मैच्योर होके जब बाहर निकलता है टेस्टिस से, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्पर्मिएशन। मिएशन का मतलब होता है रिलीज होना। तो देखो जैसे स्पर्मेटोजोआ हो गया, अब ये फुल्ली मैच्योर नहीं होता। ये फुल्ली मैच्योर होने के लिए जो ये सर्टोली सेल होती है ना, मैंने बताया था 2 टाइप की सेल होती है, उसमें जाकर चिपक जाता है। तो यहाँ से ये अपना नरिशमेंट लेता है, और जब इसके इजैकुलेशन का टाइम आएगा, फिर यहाँ से ये हटेगा और तब निकलेगा यहाँ से मैच्योर होके।
तो यहाँ पे हमारा मेल का गैमेट फॉर्मेशन खत्म हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्पर्म भी बन गए। तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ लिया, और अब हमने मेल के गैमेट का फॉर्मेशन भी पढ़ लिया। अब हम इसमें हॉर्मोन्स देखेंगे कि इसमें हॉर्मोन्स कैसे कैसे काम करते हैं, पता कैसे लगता है कि कौन से मतलब कब ये प्रोसेस होगी, कब कैसे होगा। तो ये हॉर्मोन्स के थ्रू होता है, सब हॉर्मोन्स देखते हैं अब। तो ये होता है हॉर्मोन्स का खेल यहाँ पे, क्योंकि देखो क्या होता है प्यूबर्टी की एज में GnRH जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज देता है FSH और LH निकालने के लिए, ठीक है। ये FSH जाता है हमारा सर्टोली सेल के पास, जिससे वो नरिशमेंट देता है, उसको स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, इनकी गैमेट फॉर्मेशन करवाता है। और जो LH होता है ये जाता है लेडिक सेल्स के पास, ये क्या करता है एंड्रोजन को रिलीज करता है, ठीक है। ये एंड्रोजन क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये होता है GnRH निकलता कब है, ये निकलता है प्यूबर्टी की इसमें, ठीक है। तो ये होती है हमारी उसकी मतलब हॉर्मोन्स का खेल है ये सब। फिर उसके बाद आया कि हम स्पर्म के बारे में जान लेते हैं थोड़ा कि स्पर्म में क्या क्या कैसे होता है। तो स्पर्म के होते हैं 4 पार्ट। सबसे ऊपर होता है उसका हेड, उसके बाद आता है उसकी नेक, उसके बाद आता है उसका मिडिल पार्ट, उसके बाद आता है उसकी टेल। जो उसका हेड होता है उसमें उसका न्यूक्लियस होता है, और जो इसका मिडिल पार्ट होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक बार में जब स्पर्म्स निकलते हैं, एजुकुलेशन होता है, तो लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स निकलते हैं, जो जिसमें 60% तो हमारे नॉर्मल होंगे और 40% विग्रेस मोटिलिटी के होंगे। यानी कि 60% तो नॉर्मली चलते होंगे और 40% इतने फुर्तीले होंगे कि बहुत स्पीड से चलते हैं वो, ठीक है। अब होता क्या है सेमाइनल प्लाज्मा, यानी कि हमने जो ग्लैंड्स पढ़ी थी ना, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, पर्पोरियल ग्लैंड्स, जो ये ग्लैंड्स पढ़ी थी, जो इनमें से वो निकल रहा है हमारा इस सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, इन दोनों के मिला के बोलते हैं हम सीमेन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीमेन। तो यहाँ पे हमारी जो गैमेटोजेनेसिस होती है मेल्स में वो ख़त्म हो गई। अब हम फीमेल्स का पढ़ेंगे कि फीमेल में क्या प्रोसेस होती है गैमेटोजेनेसिस की। तो देखो होता क्या है, जब लड़की अपनी मम्मी के पेट में होती है तो उसमें उगोनिया बनते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मिलियंस में उगोनिया बन जाएंगे। तो अब ये उगोनिया लगभग मिलियंस में होंगे, 2 से 3 मिलियंस उगोनिया। एक स्टेज होती है म्योसिस की, प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। म्योसिस की जो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज होती है उसमें ही अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अरेस्ट होंगे, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte, अरेस्ट हो गए। फिर उसके बाद आता है प्राइमरी फॉलिकल 2 से 3 मिलियन बर्थ टाइम पे, यानी कि इस पे जो ये होता है ना हमारी प्राइमरी oocyte, इस पे क्या होता है थोड़ी एक लेयर सी आ जाती है। उस लेयर के आ जाने पर इसको हम बोलने लगते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये भी 2 से 3 मिलियन होते, बर्थ के टाइम होते हैं 2 से 3 मिलियन। अब क्या होगा, एक भी नए oocyte का फॉर्मेशन नहीं होगा आफ्टर बर्थ, ठीक है। जितने का होना था हो गया अब तक। अब ये क्या होगा, इनका डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, और जब तक ये आते आते प्यूबर्टी तक पहुंचेंगे ये 60 से 80 हज़ार बचेंगे बस, जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, ठीक है। अब इनमें मान लिया अभी तो ये ऐसे थे, अब इनमें और लेयर आएगी। जैसे इसमें और लेयर आएगी तो उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। अब सेकेंडरी फॉलिकल में और लेयर आएगी तो उसको बोलते हैं हम टर्सरी फॉलिकल। इस टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है, एक कैविटी सी बन जाती है जिसको हम एंट्रम बोलते हैं, ठीक है। इस कैविटी में क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है। तो इसकी टर्सरी फॉलिकल्स की पहचान है कि इसमें एंट्रम बन जाता है। तो इस टर्सरी फॉलिकल में अब इसमें से निकलता है, क्योंकि इसमें हमारा वो था oocyte था, ठीक है, ओवम था, इसमें ओवम के ऊपर लेयर बनती जा रही थी। तो इसमें से क्या निकलेगा, एक तो ओवम निकलेगा जिसको हम सेकेंडरी oocyte बोलेंगे, ठीक है। और क्या निकलेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी। क्योंकि देखो जब हमारा म्योसिस होता है ना, तो म्योसिस में हमें ऐसे, जैसे कि मान लिया ये हमारी सेल थी तो इसमें एक ऐसे ये हो गया, फिर इससे 2 सेल बनती है, इससे 2 सेल बनती हैं। तो ये क्या हो गया, एक तो ये सेकेंडरी oocyte हो गया, ये हमारी पोलर बॉडी होगी, यानी कि ये डिजेनरेट हो जाता है जिससे कि इसका नरिशमेंट इसको मिल जाए, और जो हमारा ओवम है इसमें किसी भी प्रकार की कमी ना रहे, जो बच्चा है वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहे, फिट रहे, ठीक है। इसलिए तो हमारी जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है वो कहाँ बनती है, टर्सरी फॉलिकल से जब निकलते हैं वहाँ पे बनते हैं ये, ठीक है। और जो इसकी आउटर कवरिंग होती है ना उसको बोलते हैं हम ग्राफियन फॉलिकल। तो यहाँ से 3 चीज़ निकल गई। अब ये जो फर्स्ट जो प्राइमरी पोलर बॉडी है ये तो हो जाएगी डिजेनरेट। तो यहाँ पे म्योसिस फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक तो हो गया म्योसिस फर्स्ट, इसको बोलते हैं म्योसिस सेकंड, इसको बोलते हैं। तो म्योसिस फर्स्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये होगा क्यों कंप्लीट, क्योंकि कुछ टाइम तो होता होगा इनका। तो होता क्या है, हमारी बॉडी में
जो मतलब कि हमारी पिट्यूटरी होती है उस वो क्या करती है, LH का और FSH का मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ा देती है। जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना वो 28 से 29 डेज़ का होता है, ठीक है। तो उसके जो 14th डे होता है ना उसमें इतना ज़्यादा FSH और LH निकलता है हमारी बॉडी से, जिससे कि हमारे इसमें से ये सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके कारण होता है सेकेंडरी oocyte निकलने का। अब ये जो मतलब GnRH होता है ये LH और FSH निकलवाता है पिट्यूटरी से। अब जो ये सेकेंडरी oocyte है ये चला जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, दिखाई थी ना वो फैलोपियन ट्यूब, और ये फर्स्ट जो पोलर बॉडी थी तो डिजेनरेट हो ही जानी है। और जो ये ग्राफियन फॉलिकल था ये बन जाएगा कॉर्पस लूटियम। इस कॉर्पस लूटियम का भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क, तो हम देखेंगे क्या वर्क है इसका। तो होगा क्या, अगर ये फैलोपियन ट्यूब में चला गया, अब अगर इसको स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है तो क्या होगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा हमारा। तो कुछ बात नहीं है, क्योंकि यूटेरस भी अपनी प्रोसेस पे, जो हमारा वोम था वो भी अपनी प्रोसेस पे लगा हुआ था, वो भी अपनी जो इसकी जो वॉल्स होती है ना 3 यहाँ पे जो वॉल्स होती है वो भी उनको मजबूत बना रहा था। तो अगर फर्टिलाइज हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो क्या होगा, देखो यहाँ पे समझते हैं। देखो क्या हुआ, 14th डे पर LH और FSH का पीक आ गई है। पीक आने के बाद यहाँ से ये प्राइमरी था, सेकेंडरी था, टर्शरी था, तो यहाँ से ओवम हमारा रिलीज हो गया। तो ये क्या है, हमारा कॉर्पस लूटियम है। तो ये कॉर्पस लूटियम, पहले तो ये देख लेते हैं ये क्या करते हैं, ये हार्मोन रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। तो देखो ये रहा, हार्मोन रिलीज करेंगे एस्ट्रोजन जो ओवेरियन होते हैं, मतलब कि ओवेरी से निकलेंगे एस्ट्रोजन। तो ये एस्ट्रोजन क्या करते हैं, जो हमारा यूटेरस होता है ना, यूटेरस की जो लेयर्स होती हैं उनको मैन्युफैक्चर करने का काम करती हैं, यानी कि उनको बनाने के काम करते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, हो बाई चांस हो रहा है फर्टिलाइजेशन, तो उसके लिए मेनटेन करता है यूटेरस को खुद, ठीक है। तो इसका लेवल बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। तो फिर जब ये जो हमारा कार्पस लूटियम है जब ये बनेगा तो ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा देगा। अभी प्रोजेस्टेरोन भी उसको मेंटेन करने का वो करेगा। अब जब लगेगा कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो ये दोनों ही अपनी मात्रा कम कर लेंगे। अब मात्रा के कम होते ही, अब यूटेरस तो इनकी वजह से ही मेंटेन हो रहा था, तो यूटेरस खुद को मेंटेन नहीं कर पाता और वो क्या करता है, उसकी वो वॉल्स टूटने लगती हैं, जिसको हम मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। इसी वजह से क्या होता है, मतलब ये 28 डेज़ का या 29 डेज़ का साइकिल होता है। 14th डे पर हमारा ओव्यूलेशन हो जाता है, यहाँ से हमारा फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है, फ्लो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, और फिर सेम प्रोसेस चलेगी। लगभग 5 दिन तक ये फ्लो होगा और उसके बाद फिर से दोबारा से क्या होगा, मतलब यहाँ तक नॉर्मल रहेगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि FSH और LH का स्तर बढ़ जाएगा और फिर घट जाएगा। तो यही प्रोसेस हमारी चलेगी। तो देखो यहाँ पे यही बताया हुआ है। तो ये क्या है, हमारी यूटेरस की वॉल है। देखो यूटेरस की वॉल यहाँ तक नॉर्मल थी, यहाँ तक ये इतनी अच्छे से मजबूत हो गई थी, बट इसका जो हॉर्मोन्स थे एकदम से डिक्रीज हुए, तो ये भी क्या हुए, घटने स्टार्ट हुए। यहाँ से क्या आते हैं, हमारी मेंसेस स्टार्ट हो जाती है। तो जो कार्पस लूटियम होता है वो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है, मेंटेन एंडोमेट्रियम फॉर प्रेगनेंसी। जो यूटेरस की हमारी वॉल्स होती है, उसको जो इनर वॉल होती है उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो ये प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो उसको मेंटेन करता है। बट अगर एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो ये क्या, डीजनरेट हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। देखो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, डीजनरेट हो रहा है। तो देखो हमने यहाँ पे फीमेल का गैमेट कैसे फॉर्मेशन हो रहा है वो पढ़ लिया। यहाँ पे हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ लिया कि कैसे हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। उसके बाद आता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होती है और उसको बोलते क्या हैं। तो मीनार की वो होती है जो, उसको हम बोलते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, जो कि लगभग 12 से 13 की एज में या 14 की एज में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर होता है मीनोपोज। मीनोपोज क्या होती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा स्टॉप हो जाता है उसको बोलते हैं मीनोपोज, ठीक है। अब हमने गैमेट फॉर्मेशन करा दिया, अब हमको क्या कराना है, फर्टिलाइजेशन कराना है। और उस फर्टिलाइजेशन में जो बनेगा जाइगोट उसको इम्प्लांटेशन कराना है, यानी कि उसको यूटेरस में ले जाना है, उसको यूटेरस में चिपकाना है। तो अब हम इस प्रोसेस को देखेंगे। तो होता क्या है, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन होता है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको। तो जो ये जंक्शन होता है ना, ये इसको बोलते हैं, इसको जहाँ पे चौड़ा सा पार्ट है इसका एम्पुला का, इसको बोलते हैं एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। तो इसमें क्या होता है, इस साइड से तो हमारा जो है ओवम जाएगा, इस साइड से हमारा ओवम गया, इस साइड से हमारा स्पर्म आ रहा है। तो यहाँ पे आके दोनों मिलते हैं, ठीक है। मिल गए तो फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूज़न हो गया स्पर्म का ओवम के साथ। अब स्पर्म ओवम में भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं ऊपर।
तो जो सबसे ऊपरली लेयर होती है उसको बोलते हैं हम जोना पेलुसिडा। तो जब इस जोना पेलुसिडा से स्पर्म एंटर कर जाता है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म आके इस पर अटैक करते हैं हमारे ओवम पे, ठीक है। तो एक स्पर्म के अंदर जाते ही ये क्या करता है, अपने आप को ऐसे चेंज करता है कि फिर और स्पर्म नहीं जाने देता है अंदर, ठीक है, एंट्री को ब्लॉक कर देता है ये। और स्पर्म, इसके लिए हेल्प कौन करता है, एक्रोसोम होता है जो कि स्पर्म के हेड में होता है, वो इसको मतलब अंदर जाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ तक भी समझ में आ गया। अब क्या होगा, जो माइटोटिक डिवीज़न हमारा रुका हुआ था ना, क्योंकि हमने ऐसे पढ़ा था कि ये हो गया, ये हो गया, फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई थी और ये सेकेंडरी oocyte था जो कि हमारा फैलोपियन ट्यूब में आ गया था। तो अभी तो इन इससे भी 2 सेल बननी थी, इससे भी 2 सेल बननी थी, ऐसे होना था ना। तो ये तो हमारा डिजनरेट हो गया, तो इसका तो काम ही खत्म हो गया। अब बची ये 2 सेल, तो इससे क्या होगा, अब हमारा ये जो था ना, स्पर्म के अंदर एंट्री करते ही ये जो डिवीजन था ये कंप्लीट हो जाएगा और हमारी सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगी। अगर क्वेश्चन आ रहा है कि हमारी सेकंड पोलर बॉडी कब बनती है, तो फर्टिलाइजेशन जब स्पर्म अंदर एंटर कर जाता है और फ्यूजन नहीं होता, यानी कि दोनों का जो वो है ना न्यूक्लियस वो मिलता नहीं है, पर स्पर्म एंटर कर जाता है, तो तब क्या होता है, म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होता है और सेकंड पोलर बॉडी बनती है। यानी कि जो ये है ना, सेकंड पोलर बॉडी बनती है हमारी, और ये क्या हो जाएगा, हमारा ओवम हो जाएगा, ठीक है। जो आगे प्रोसेस करे, मतलब जो बेबी का बर्थ होगा उसमें जाएगा, तो स्पर्म का न्यूक्लियस मिलेगा, ओवम मिलेगा, दोनों फ्यूज होंगे जिससे जाइगोट बनेगा। ये भी एन है, मतलब ये भी एन है, तो एन एन मिलके क्या हो जाएगा, 2n हो जाएंगे। अब क्या होगा, ये एक सेल बन गई हमारी जिसमें दोनों के न्यूक्लियस है, हमारे दोनों के क्रोमोसोम है, यानी कि 46 क्रोमोसोम है हमारे। तो इसमें जल्दी जल्दी डिवीज़न होने स्टार्ट होंगे, अब डिवीज़न होने स्टार्ट होंगे, 1 सेल से 2 सेल बनेगी, 2 से 4, 4 8 ऐसे ऐसे डिवीज़न स्टार्ट हो जाएंगे। तो होता क्या है, इसको बोलते हैं क्लीवेज, जो ऐसे डिवीज़न होता है। ये क्लीवेज में पहले ब्लास्टोमेयर बनेगा, यानी कि 2 से 8 की सेल की जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमेयर। फिर बनेगा मोरुला, मोरुला किसको बोलते हैं, 8 से 16 की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं मोरुला। फिर होता है ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद बनता है ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट के बाद बनता है ब्लास्टोमियर। इस ब्लास्टोमियर में होता क्या है, मतलब कि इसकी सेल्स ऐसे बट जाती हैं, देखो ऐसे, यानी कि एक तो लेयर बाहर बन गई और कुछ सेल ऐसे अंदर 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 चली गई, जिसको हम इनर सेल मास, इसको हम इनर सेल मास बोलते हैं। और जो बाहर की लेयर है ना इसकी चारों तरफ की, इसको बोलते हैं हम ट्रोपोब्लास्ट। जो ये इनर सेल मास है ये तो हमारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा अब। और ये मतलब जो ये पूरा ब्लास्टोमियर है, अब ये अटैच होगा हमारे इससे, मतलब जो हमारा यूटेरस है उससे अटैच होगा, तो इसको ही हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो ये यहाँ तक की प्रोसेस होगी। इसके बाद पढ़ेंगे हम कि अब आगे की प्रेगनेंसी जो है वो कैसे चलेगी और इसका जो एम्ब्रियो है वो डेवलप कैसे होगा। तो जो ट्रोपोब्लास्ट है, देखो जो ये था ना ट्रोपोब्लास्ट, जो आउटर लेयर थी, इससे क्रोनिक विलाई निकलती है, यानी कि फिंगर लाइक ऐसे, जैसे मान लिया ये था तो इससे ऐसे फिंगर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर निकलने स्टार्ट होती है। और ये मान लिया ये हमारा क्या है, यूटेरस है ऐसे, यानी कि माता का गर्भ है ये ऐसे, तो इससे भी ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलने स्टार्ट होती है। तो दोनों एक दूसरे में फंस जाती है, ऐसे करके फंस जाती है दोनों एक दूसरे में, तो इससे इसको बोलते हैं हम इंटरडिजिट, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, फंक्शन जो यूनिट होती है इसमें, इसके अब इनके बीच बन जाएगा एक फंक्शनल यूनिट जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, जिससे इसको बेबी को O2 देगी, CO2 देगी, इसका वेस्ट मटेरियल निकालेगी बाहर, जो भी कुछ लेना देना है इसके थ्रू होगा ये, ठीक है। अब होता क्या है, इसमें से जो ये हमारे प्लेसेंटा होते हैं ये हार्मोन भी रिलीज़ करते हैं, जैसे कि HCG क्या होता है, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, इसको बोलते हैं हम HCG। फिर आता है HPL, यानी ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, इसको बोलते हैं हम HPL। फिर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। तो जो ये HCG और HPL होता है ना, ये ओनली प्रेगनेंसी में रिलीज़ होता है, और ये हार्मोन जाता है हमारे यूरिन में भी। तो जब क्या होता है, मतलब ये जो हार्मोन्स होते हैं, और ये रिलैक्सिन रिलीज़ करता है ओवेरी। तो याद रखना है कि जो HCG HPL जो हार्मोन होते हैं वो हमारे प्लेसेंटा के थ्रू रिलीज़ होते हैं, और जो हमारा रिलैक्सिन होता है वो हमारी ओवेरी के थ्रू रिलीज़ होता है। ओवेरी क्या है यहाँ पे, ये है, और जो ये जो बीच में मतलब प्लेसेंटा है उससे रिलीज़ होते हैं ये सभी हार्मोन्स, ठीक है। तो जो किट आती है ना प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए, तो उसमें क्या होता है, HCG HPL और रिलैक्सिन ये भी तो हमारे जो यूरिन होता है ये उसमें भी जाते हैं, वेस्ट जो होता है, तो उससे पता लग जाता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब मतलब इसमें जो हमारा यूटेरस था उसमें ये इम्प्लांटेशन भी हो चुका है। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होगा, जो इसमें इनर सेल मास थी, यानी कि जो ये वाली सेल्स थी, इनर सेल मास में डिफ्रेंशिएशन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, वो लेयर्स में बंटना स्टार्ट होगा। सबसे पहले बनेगी आउटर लेयर, जिसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म। ठीक है, फिर उसके अंदर की लेयर बनेगी, यानी कि ऐसे लेयर बनना स्टार्ट होगी। पहले बनेगी यहाँ की लेयर, यहाँ तो थी पहले एक, जिसको हम ट्रोपोब्लास्ट बोल रहे थे। अभी इनर सेल मास यहाँ पे था, तो यहाँ पे एक ऐसे लेयर बननी स्टार्ट होगी जिसको हम बोलेंगे एक्टोडर्म। फिर इसके अंदर बननी स्टार्ट होगी ऐसे, इसको बोलेंगे हम एंडोडर्म। फिर इसके बीच में बननी स्टार्ट होगी, इसको बोलते हैं हम मीजोडर्म। ठीक है, तो इन तीनों के तीनों लेयर से हमारे ऑर्गन सिस्टम्स ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो जो फर्स्ट मंथ होता है उसमें हेड बन जाता है बेबी का। जो सेकंड मंथ होता है उसमें लिम्स एंड डिजिट्स बन जाते हैं, यानी कि हाथ पैर की जो उंगली होती है ना वो बन जाते हैं। थर्ड में ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन्स बन जाते हैं, जैसे हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, ये बन जाते हैं थर्ड मंथ में। ठीक है, और जो जेनेटिलिया होता है ना वो भी बन जाता है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो होता है वो भी बन जाता है। फिफ्थ मंथ में फर्स्ट मूवमेंट होता है बेबी का। ये जो मंथ है ना, और जो ये हो रही है चीज़ें कि फर्स्ट मंथ में क्या, सेकंड मंथ में क्या, ये चीज़ आपको याद रखनी है, पेपर में आती है, पूछी जाती हैं ये सब। ठीक है ना, तो अब ठीक है, ऐसे ऐसे करके क्या हो गया, 9 मंथ हो गए, अब बेबी डिलीवरी के लिए रेडी है हमारा। तो होगा क्या, जो डिलीवरी की प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम पास्चुरेशन। ठीक है, तो 9 मंथ जो को बोलेंगे हम गेस्टेशन पीरियड, कि उसका गेस्टेशन पीरियड चल रहा था, और जब चाइल्ड का बर्थ होगा उसको बोलेंगे हम पास्चुरेशन। ठीक है, अब पास्चुरेशन होगा कैसे, जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स एक्शन देगा, यानी कि जो फीटल है और प्लेसेंटा है उसके थ्रू फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन आएगा, जिससे मदर ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगी। जो ये ऑक्सीटोसिन है ना, इससे होगा क्या, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराएगा हमारे यूटेरस में, जिससे कि बेबी जल्दी से बाहर आ जाए। तो इसका ये काम होता है। उसके बाद आया कि ये ठीक है, अब बेबी भी बाहर आ चुका है हमारा। फिर आया हमारा लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है, अब मतलब उसको जो दूध की प्रक्रिया होती है ना, कि दूध आता है जो मदर को, उसको बोलते हैं हम लैक्टेशन, यानी कि जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं लैक्टेशन। और जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको बोलते हैं हम कोलेस्ट्रम। इसमें क्या होता है, फर्स्ट मिल्क में हमें एंटीबॉडीज़ देखने को मिलती है, इसलिए हमें फर्स्ट मिल्क बेबी को ज़रूर पिलाना चाहिए। जो पहले कुछ दिनों का मिल्क है उसे बेबी को ज़रूर पिलाना चाहिए, जिससे बेबी में इम्यूनिटी आती है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो मैंने बिल्कुल कोशिश की है कि मैं एनसीईआरटी की आपको सब कुछ पढ़ा दूँ, और अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को दोबारा देखिए और दोबारा से इसके नोट्स बनाइए। केवल 4 पेज में नोट्स हैं और मैंने इसमें पूरी एनसीईआरटी को कवर किया। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसी वीडियो सभी चैप्टर्स के लिए बनाने वाली हूँ। तो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।